हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हम बिल्कुल शुरुआत से डिस्कस कर रहे हैं राजन सीरीज से ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, शुरुआत से हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को मात्र केवल क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक। तो बाहर से कुछ अलग से क्वेश्चन लाने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसलिए आप इसी क्वेश्चन को अगर अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर लेते हो तो बेस्ट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि टच मी नॉट कहते हैं नागफनी को, गुलाब को, छुई मुई को, इन सभी को। पेंसिल से टिक है, बट कोई नहीं, आप ईमानदारी से आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर जो राइट आंसर होगा कि टच मी नॉट कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छुई मुई को। अगला आपका सेकंड क्वेश्चन है कि नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? वायु प्रकीर्णन, जल प्रकीर्णन, जंतुओं द्वारा प्रकीर्णन, ये सभी। तो नारियल तथा कमल में कौन सा प्रकीर्णन होता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल प्रकीर्णन। अगला आपका प्रश्न है कि मानव शरीर में पाए जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि या सभी। तो मानव शरीर में पाए जाने वाली पाचक ग्रंथियां हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। अगला आपका प्रश्न है कि अगर इंसुलिन हार्मोन जो अग्नाशय से निकलता है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो फिर कौन सा इससे रोग होता है? क्या पीलिया हो जाता है, या टीबी हो जाता है, या मधुमेह या कैंसर? तो क्या होगा आंसर? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, अगर देखिए इंसुलिन की कमी हो जाती है तो इससे जो रोग होता है वो डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पांचवा, मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है यकृत, अग्नाशय, लार ग्रंथि, मधुमेह। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट यानी यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, यकृत। अगला आपका 6 प्रश्न है कि पित्त रस का निर्माण करता है पित्ताशय, यकृत, हृदय, बड़ी आंत। तो यहाँ पे पित्त रस का निर्माण करता है, कौन करता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, पित्त रस का निर्माण जो करता है वो करता है यकृत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न है कि मानव धातु के प्रकार बताइए, कृंदक, रत्नक, प्रचर्वण या चर्वण या सभी। तो मानव धातु के प्रकार हैं, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव धातु के प्रकार हैं कृंतक, रत्नक, प्रचुरण या चर्वण, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा। अगला आपका 8वां प्रश्न है कि धातु की कठोरता किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण, इनेमल के कारण, आयरन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो धातु की कठोरता किसके कारण होती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनेमल के कारण जो धात होती है वो क्या होती है? कठोर होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए 9वां जो प्रश्न है कि अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसका श्रावण करती है? इंसुलिन का, पित्त रस का, अग्नाशयी रस का, इन सभी का। तो अग्नाशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किसका श्रावण करती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंसुलिन की। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट। 10 आपका प्रश्न है कि अपेंडिक्स यानी कृमि रूप परिशेषिका जो कि बड़ी आंत का भाग है, शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेलुलोज का पाचन होता है, और शेषी अंग, समरूप अंग, जन्मजात अंग, ये सभी। तो अपेंडिक्स यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं कृमि रूप
परिशेषिका जो कि बड़ी आंत का भाग है और शाकाहारी पशुओं में यह विकसित होता है तथा इसमें सेलुलोज का पाचन होता है। यह है तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा अवशेषी अंग। अगला 11 आपका प्रश्न है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है जड़ द्वारा, तनों द्वारा, पररंध्र द्वारा, इन सभी द्वारा। तो पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो फ्रेंड्स बहुत आप सभी को पता है जो वाष्प उत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पत्तियों द्वारा या आप स्टोमेटा या पर्णरंध्र द्वारा भी कह सकते हो। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इस तरीके से भी प्रश्न पूछ लेता है कि पत्तियों का क्या कार्य होता है। तो जो पत्तियाँ होती है वो वाष्प उत्सर्जन की क्रिया भी करती है। तो यहाँ पे इस तरीके से पूछा है कि पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है तो स्टोमेटा द्वारा यानी पर्णरंध्र द्वारा या पत्तियों द्वारा। अगला जो आपका प्रश्न है कि लाइकेन है परजीवी, सहजीवी, मृत उपजीवी, ये सभी। तो लाइकेन है तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइकेन है सहजीवी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। परजीवी पौधा है अमरबेल, चंदन, रेफ्लिशिया, ये सभी। तो परजीवी पौधा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। परजीवी पौधा में हमने डिस्कस किया था इसके पहले, अमरबेल हो गया, चंदन हो गया, रेफ्लिशिया हो गया। तो यहाँ पर ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि कीट भक्षी पौधों कीटों का भक्षण नाइट्रोजन की कमी को पूर्ण करने के लिए करते हैं। कीट भक्षी होते हैं ड्रोसेरा, नेफंथिनीज, यूट्रिकुलेरिया, ये सभी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा बहुत महत्वपूर्ण है। कीट भक्षी जो पौधे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ड्रोसेरा भी हो जाएगा, नेफंथीज भी हो जाएगा, यूट्रिकुलेरिया भी हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सभी। देखिए 15 आपका प्रश्न है कि जलीय कीट भक्षी पौधा है। अभी हमने देखा कि जो आपका कीट भक्षी में तो ये सभी आ जाते हैं, ड्रोसेरा, नेफंथिनीज, यूट्रिकुलेरिया, ठीक, ये तीनों ही आ जाते हैं। बट देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि जलीय कीट भक्षी पौधा है ड्रोसेरा, नेफंथिनीज, यूट्रिकुलेरिया, ये सभी। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूट्रिकुलेरिया। जो यूट्रिकुलेरिया है वो क्या है, एक जलीय कीट भक्षी पौधा है। कीट भक्षी तो तीनों ही है लेकिन जलीय कीट भक्षी पूछे तो वहाँ पर आप सभी का जो आंसर होगा वो होगा यूट्रिकुलेरिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला 16 प्रश्न है कि एक बीज पत्री पौधों की विशेषताएं बताइए। ऑप्शन ए, इनकी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। बीजों में केवल एक बीज पत्र यानी मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है और तथा वह दोनों इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आप सभी को पता है द्विबीजपत्री में जिसमें 2 दाल हो जाता है, ठीक है, जितने भी प्रकार की दाल होती है वो क्या होती है, द्विबीजपत्री होती है। लेकिन जो एक बीजपत्री होता है इसमें केवल जैसे आपका मक्का हो गया, ठीक है, धान हो गया, गेहूं हो गया, अगर आप उसको तोड़ते हो तो वो 2 दाल में यानी अलग अलग उसका आधा आधा पार्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार हम उसको क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री पौधा बोलते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी यहाँ पर जो फर्स्ट कह रहा है कि इनकी पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है, तो हाँ बिल्कुल सही। और सेकंड जो आप देख रहे हो कि बीजों में केवल एक बीज पत्र जैसे कि मक्का, धान, गेहूं पाया जाता है एक बीज पत्र में। तो एक बीज पत्र का उदाहरण भी पूछ सकता है, तो इसलिए आप याद कर सकते हो मक्का, धान, गेहूं। अब अगला जो आपका देख सकते हो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि द्विबीजपत्री पौधों की विशेषताएं क्या होती है। तो इनकी पत्तियों में जलिका व शिरा विन्यास पाया जाता है। हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट वाला जो था आपका एक बीजपत्रियों में जो इनकी पत्तियों की विशेषता होती थी कि वो समांतर शिरा विन्यास पाया जाता था, लेकिन जो इनकी पत्तियों में जलिकावात, ठीक है, जलिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। और बीजों में द्विबीजपत्र में जो फॉर एग्जांपल आपका चना आ गया, मटर आ गया, सरसों आ गया, यानी 2 दाल जितने भी दाल होते हैं, ठीक है,
आपका जो तिलहन हो जाता है वो भी क्या होता है, द्विबीजपत्री होता है। जैसे कि आपने सरसों जो क्या है वो तिलहन है एक प्रकार का, तो अगर आप उसको तोड़ते हो तो क्या होता है, 2 दाल में आपका जो तिल होता है उसको आप तोड़ते हो तो वो भी 2 भाग में विभाजित हो जाता है। ठीक है, जो आपका मूंगफली है उसको भी अगर आप तोड़ते हो तो 2 भाग में, क्योंकि जो मूंगफली है उससे भी तिल निकलता है। तो इस प्रकार जितने भी दाल हो गए, यानी दलहन और तिलहन, ये क्या है, आपके द्विबीजपत्री पौधे हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो 17 का आंसर जो हो जाएगा, बिल्कुल सही, यहाँ पे 17 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी जो अ तथा ब, यानी जो फर्स्ट कह रहा है कि इन पत्तियों में जलिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। हमने जो फर्स्ट देखा कि समांतर इसमें क्या होता है, जलिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है, और सेकंड की बीजों में द्विबीजपत्र पाया जाता है, जिसमें आपका 2 दाल, चना, मटर, सरसों आ जाता है। यानी यहाँ पर दोनों ही करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है कि स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जंतु, पौधे, कवक, विषाणु। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर आप सभी का आएगा, मुझे पता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो क्या होते हैं, पौधे, क्योंकि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आप सभी को पता है कि प्रकाश संश्लेषण में CO2 ग्रहण करते हैं और O2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कट गया है बट मैं आप सभी को बोल दे रही हूँ, यहाँ पे जो आपका प्रश्न है कि मत्स्य यानी मछली में अनुकूलन है, ऑप्शन जो होगा ये गलफड़ों द्वारा शोषण करती है, या इनके शरीर का आकार नाव के आकार मतलब इनके शरीर का आकार नाव के आकार का होता है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ आंसर क्या होगा, तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह गलफड़ों द्वारा शोषण करती है। और सबसे पहली बात मैं आप सभी को बता दूँ, सिंपल आप सभी को याद रखना है कि इस तरीके से आप क्या याद कर सकते हो, मछलियों के लिए अनुकूलन अंग कौन कौन सा है, यानी शोषण के लिए उनका गलफड़ा जरूरी होना चाहिए और तैरने के लिए पानी में उनका धारा रहित शरीर होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पर ये दोनों ही करेक्ट है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 2 क्वेश्चन राजन सीरीज के जैसे कि आपका 20 और 21 कट गया है, ठीक है, बट कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जिसका उसके बाद देखिए 22 आपका प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में, जंतुओं में, कवकों में, विषाणुओं में। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत इजी सिंपल प्रश्न है, आंसर आसानी के साथ आंसर कर सकते हो। जस्ट मैंने अभी इसके पहले 1 या 2 मिनट पहले डिस्कस किया कि जो स्वपोषी यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हमने पौधा डिस्कस किया था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी पौधों में। ठीक है, इसी के कारण वो अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है स्टार्च, ऑक्सीजन और तथा वह दोनों सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो बिल्कुल देखिए यहाँ पे स्टार्च भी हो जाएगा और ऑक्सीजन भी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 प्रश्न है कि मानव शोषण करता है नाक द्वारा, फेफड़ों द्वारा, गलफड़ों द्वारा, ये सभी। तो मानव शोषण करता है, जैसे कि जो मछलियाँ हैं वो शोषण करती है किसके द्वारा, तो गलफड़ों द्वारा, और जो मानव शोषण करता है वो किसके थ्रू करता है, तो वो फेफड़ों के थ्रू करता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। अगला 25 प्रश्न है कि पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जस्ट इसके पहले हमने डिस्कस भी किया था, पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26 आपका प्रश्न है कि मरुस्थलीय पौधे यानी नागफनी की पत्तियाँ रूपांतरित हो जाती हैं कांटों में, तनों में, जड़ों में, सभी में। तो मरुस्थलीय पौधे जो नागफनी की पत्तियां रूपांतरित हो जाती है, बिल्कुल सही, कांटों में रूपांतरित हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो मरुस्थलीय स्थान होता है वहाँ पर पानी की कमी होती है। अब जब पानी की कमी होती है तो जाहिर सी बात है कि जो नागफनी के पौधे होते हैं वो अपने आप को समायोजन करने के लिए या वहाँ पर अपने आप को रखने के लिए जो उनकी पत्तियाँ होती है
उसको कांटेदार में परिवर्तित करती है। इसके 2 बेनिफिट हो जाते हैं। पहला बेनिफिट तो ये कि अगर जैसे कि अगर कोई भी जो जानवर अगर वो हरा भरा रहेगा तो वो उनको खा जाएंगे, तो जब कांटे में वो रूपांतरित कर लेती है तो उनका एक बचाव होता है, प्लस जो पानी होता है उसमें वो अपने पानी को अवशोषित कर लेती है। तो इस प्रकार ये 2 बेनिफिट होता है। तो इसलिए जो मरूस्थलीय पौधे होते हैं वो नागफनी की अगर हम उदाहरण लें तो अपनी पत्तियों को रूपांतरित कर लेती है किसमें, तो कांटों में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 27 प्रश्न है कि मेढक है जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर। तो बताइए फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, मेढक है यहाँ पर क्या है, उभयचर। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर होगा। 28 प्रश्न है कि चेहरों की हड्डियों की संख्या है 7, 3, 14, 13। तो चेहरे की हड्डियों की संख्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है, जो फेस होता है उनके जो बोन्स होते हैं यानी जो हड्डी होते हैं इनकी जो संख्या होती है वो होता है 14 यानी 14। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 प्रश्न है कि कंडरा जोड़ती है हड्डियों को हड्डियों से, पेशियों को पेशियों से, तंत्रिका तंत्र की पेशी से, पेशियों की हड्डी से। तो कंडरा जोड़ती है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जो कंडरा जोड़ती है वो पेशियों को हड्डियों से जोड़ती है। 30 आपका प्रश्न है कि हमारे शरीर का सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस, फीमर, इनकस, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स बताइए हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, हमारे शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी है ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेपिस। अगर हम बात करें राजन सीरीज का तो उसमें बाय मिस्टेक थोड़ा गलत हो गया प्रिंट से, ऑप्शन नंबर वहाँ पे फर्स्ट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकस दिया है तो आप इसको सही कर लीजिएगा। हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिस। अगर हम बात करें सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो होती है फीमर। 31 प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है, अपूर्णता रोग, कैंसर, टीबी, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन की कमी से जो रोग होता है, तो फ्रेंड आप सभी को पता है कि विटामिन की कमी से जो रोग हो जाते हैं उसमें आपका बेरी आ जाता है, ठीक है, थक्का बनना हो जाता है, इस तरीके से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपको विटामिन ई की कमी हो जाती है तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है, विटामिन बी की कमी होती है तो बेरी, ठीक, तो इस तरीके के रोग हो जाते हैं। तो इसमें मतलब उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। अगर आप विटामिन लेते हो, उस प्रकार की चीज़ें खाते हो तो फिर आपका जो भी बीमारी होता है वो ठीक हो जाता है, उसमें कैंसर नहीं होता है, टीबी भी नहीं होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो ऑप्शन जो हो जाएगा अपूर्णता रोग फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि 1 गज बराबर होता है 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट, 2 फुट। तो 1 गज बराबर होता है, बिल्कुल सही फ्रेंड्स, 1 गज बराबर होता है ऑप्शन नंबर सी 3 फुट। देखिए 33 प्रश्न है कि भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है तथा पौधों की भूमि में स्थिर रखती है। तो ये भी हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था कि भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है, प्लस पौधों को भूमि में जमाए रखती है, स्थिर रखती है। हमने जब अति लघु उत्तरीय प्रश्न डिस्कस किया था तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि उसमें जो प्रश्न था कि जड़ों का कार्य क्या होता है। तो हमने देखा था कि जो इनका मुख्य रूप से 2 प्रमुख कार्य होता है। एक तो ये जो भी पौधे होते हैं उनके जो जड़ होते हैं उनको ज़मीन में स्थिति प्रदान करते हैं, और सेकेंड की जो भी जैसे कि अगर हम पौधा लगाते हैं, हम जल देते हैं, तो जड़ का ही वो काम होता है कि जल को अवशोषित करके वो क्या करती है, उसके तनों या मतलब ऊपर पहुंचाती है, जिससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, तभी एक पौधे का विकास होता है। उसी प्रकार 34 प्रश्न है कि जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, इनमें से कोई नहीं। तो जल तथा खनिज लवणों का संवहन करता है, ऑप्शन दिख ही गया है आप सभी को। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जाइलम। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन थे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण थे, और भी क्वेश्चन है लेकिन हम कल क्या नेक्स्ट वीक, क्योंकि हम डेली मतलब हर एक दिन अलग अलग सब्जेक्ट डिस्कस करते हैं ताकि जो आप सभी का प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से हो सके। तो जितने भी क्वेश्चन शेष रह जाते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि जो आप सभी का प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो सके। ठीक है,
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। और फ्रेंड्स आप सभी के लिए छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि जो पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्धन होता है किस में होता है, ब्रायोफिलम में, वेलिस्नेरिया में, अदरक में, या चलिए 3 ही ऑप्शन क्योंकि और याद नहीं आ रहा है, तो 3 ऑप्शन है कि पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्धन होता है ब्रायोफिलम में, वेलिस्नेरिया में, या फिर अदरक में। ये 3 ऑप्शन है, आप बता सकते हो कमेंट्स बॉक्स में। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं कल। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट। आप अपना अच्छे से तैयारी करते रहिए और बिना किसी प्रेशर के साथ, ठीक है, आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।